नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, इस क्रम में हम लोगों ने जो पहली टॉपिक ली है उसका नाम है संविधान सभा। तो दोस्तों, संविधान सभा के संदर्भ में ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और मैं सभी अपने ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यदि वे इस वीडियो में नए हैं तो कृपया करके इसके पहले के जो 3 वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। शायद तब उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा और उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो दोस्तों, आइए हम इस संविधान सभा के भाग 4 जो है, चौथा जो पार्ट है इसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा भाग 4 पार्ट 4। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो हम लोग ये देख चुके थे कि भारतीय संविधान के जनक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक या फिर भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब बात आती है कि यदि वे भारतीय संविधान के जनक हैं, भारतीय संविधान के निर्माता हैं या पिता हैं, जो भी आप कहें, तो यदि उनको इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है तो इससे स्पष्ट होती है एक चीज़ कि ज़रूर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में और संविधान बनाने में जो योगदान होगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय होगा, तभी उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब आइए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम लोग एक उनका संक्षिप्त परिचय करते हैं संविधान सभा के संदर्भ में। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या सराहनीय कार्य थे, उनका निर्वाचन कैसे हुआ था संविधान सभा में। तो दोस्तों, आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय संविधान सभा के संदर्भ में देखते हैं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और हमारी जानकारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वे संविधान सभा के जनक हैं। मैं इस चीज़ को बार बार बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों को इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का जनक कौन है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही साधारण प्रश्न है। छोटे छोटे बच्चे इस प्रश्न का आंसर जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी थी, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति का जो काम था वो संविधान को बनाना नहीं था, बल्कि जो BN राव के द्वारा अगस्त 1947 में जो प्रारूप तैयार किया गया था, संविधान का प्रथम प्रारूप, उस पर इनको ये अधिकार दिया गया था कि ये उस प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य हैं उनको लेकर के BN राव द्वारा जो तैयार किया गया प्रारूप था उसका आकलन करें, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करें और जो उसकी अच्छाइयां हैं उसे संविधान के रूप में, भारतीय संविधान के रूप में उसे अडॉप्ट करें। तो प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी वो BN राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उसका आकलन करना, उसके बारे में अध्ययन करना और उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हुआ था। तो दोस्तों, तो प्रारूप समिति के बारे में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में और जो महत्वपूर्ण समितियां थी संविधान सभा की उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो उनके चुनाव किस प्रकार से हुआ था, इन सब के बारे में जो विशेष योगदान उनका है उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय करते हैं संविधान सभा के संदर्भ में। तो दोस्तों, जितने लोग भी हैं कृपया वो करके लाइव आ जाएँ और एक कॉपी एक पेन लेकर बैठ जाएं और जितने भी इसमें तथ्य हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उन तथ्यों को लिखें और याद करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब
इस प्रकार से शुरू होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए सबसे पहले बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। दूसरी बार डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल के जयसूर कुलना निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर आते हैं, लेकिन यह क्षेत्र भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला जाता है तथा तब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाते। तो मित्रों, इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा कि उनका निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था। तो इन सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये बात आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले कहाँ से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा के लिए? सबसे पहले वे बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? बॉम्बे से। लेकिन चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। क्या होता है उनके साथ? वे हार जाते हैं चुनाव को। तो दोस्तों, दूसरी बार, जब पहली बार वो चुनाव को हार जाते हैं तो दूसरी बार चुनाव फिर लड़ते हैं संविधान सभा के लिए। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के बाद एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी उस समय की, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। जो लोग इस वीडियो में नए हैं कृपया करके वो पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, दूसरी बार डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल के, कहाँ से? बंगाल के, बंगाल एक प्रांत था उस समय का, जयसूर कुलना निर्वाचन क्षेत्र। क्या नाम था निर्वाचन क्षेत्र का? बंगाल के एक निर्वाचन क्षेत्र था जिसका नाम था जयसूर कुलना। बंगाल के जयसूर कुलना निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जीत जाते हैं जब दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं। और ये किसकी सहायता से लड़ते हैं? मुस्लिम लीग की सहायता से लड़ते हैं और चुनाव को जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? पहली बार तो ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। दूसरी बार फिर ये चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से। कहाँ से? बंगाल के जयसूर कुलना निर्वाचन क्षेत्र से लड़ते हैं और ये चुनाव में जीत जाते हैं और ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में आ जाते हैं। लेकिन एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है दोस्तों? समस्या यह आती है कि यह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? यह क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बंगाल का जो जयसूर कुलना वाला इलाका था, वह क्षेत्र था, वह भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात, भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात, भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो जयसूर कुलना वाला जो क्षेत्र था भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात, ये वाला जो क्षेत्र था वो कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। जब ये निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान में चला जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें से जितने भी निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में गए थे, वो उन पदों का भारतीय संविधान सभा में पद वे समाप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब वो क्षेत्र भारत के अंदर नहीं थे, इसलिए वहाँ से चुना गया प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो यही दोस्तों अंबेडकर के साथ भी हुआ। अब दुर्भाग्य देखिए, पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं तो ये हार जाते हैं। दूसरी बार फिर मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ते हैं बंगाल के जयसूर कुलना निर्वाचन क्षेत्र से, जीत तो जाते हैं लेकिन फिर दुर्भाग्यवश वह जो क्षेत्र था भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वह पाकिस्तान में चला जाता है और ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते। तब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाते। तो दोस्तों, दो बार चुनाव लड़ते हैं, दोनों बार दुर्भाग्यवश ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्या हुआ। फिर B.N. राव, कौन? B.N. राव। B.N. राव के बारे में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने संविधान सभा में अपनी निःशुल्क सेवा दी थी और B.N. राव प्रतिभा के बहुत धनी व्यक्ति थे। इनके बारे में कभी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरह चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। ये देश के लिए अपना जो योगदान है इनका, ये इतिहास में सदैव याद किया जाता है और इनको पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए, क्योंकि B.N. राव हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। यह एग्जाम में यह प्रश्न भी बार बार पूछता है। उसके बाद B.N. राव
का योगदान अब आगे देखिए किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के लिए होता है। तो दोस्तों फिर BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, किससे कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आप लोग एक प्रश्न बताइए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान आवश्यक है। किसका योगदान? डॉक्टर अंबेडकर का। वही डॉक्टर अंबेडकर जो पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, दूसरी बार बंगाल के जयसूर कुलनाथ निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आते हैं, लेकिन वह क्षेत्र भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला जाता है। तब BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि दोनों बार दुर्भाग्यवश डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आ पाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो हैं संविधान निर्माण में उनका जो योगदान है वो अत्यंत आवश्यक है। ये बात किसने कही? BN राव ने। और किससे कही? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे उस समय के तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। तो दोस्तों तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री, मुंबई के कहाँ के? मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री कैसे मुंबई के हो गए? तो दोस्तों जिस प्रकार से आज प्रत्येक राज्य की जो शक्ति के अनुसार सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का होता है, हालांकि यदि संवैधानिक पद देखा जाए राज्य का तो राज्यपाल का होता है राज्यों में, लेकिन उस समय जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था उसको प्रधानमंत्री कहते थे। तो दोस्तों ये प्रांतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था प्रधानमंत्री का। तो उस समय जो मुंबई एक प्रांत था, मुंबई के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? BG खेर थे। कौन थे? BG खेर। तो BG खेर को एक पत्र लिखा। कौन पत्र लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसके कहने पर? BN राव के। पत्र लिखा। तब मुंबई के पूना सीट, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मुंबई के पूना सीट से सदस्य MR जयकर उस समय क्या थे? मुंबई के पूना सीट से सदस्य थे संविधान सभा में। कौन? MR जयकर से इस्तीफा दिलवाया। कौन दिलवाया? BG खेर ने। BG खेर ने किसके कहने पे इस्तीफा दिया? राजेंद्र प्रसाद के। और राजेंद्र प्रसाद से किसने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान में निर्माण करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये बात कही थी BN राव ने। किसने कही थी? BN राव ने। तो दोस्तों इस प्रकार से तब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में लाने के लिए कितना कुछ किया लोगों ने उस समय के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, BN राव ने, BG खेर ने, MR जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया। तो आप समझ सकते हैं लोग पहले से ही परिचित थे अंबेडकर की प्रतिभा से कि यदि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में नहीं आते तो भारतीय संविधान सभा को और भारतीय संविधान में एक जो है कमी कभी कभी उनकी ज़रूर खलेगी। इसलिए दोस्तों लोगों को यह लगा कि डॉक्टर अंबेडकर आवश्यक हैं संविधान सभा में, क्योंकि इनका योगदान जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा लोग पहले ही अंदाज़ा लगा चुके थे। इसलिए उनको संविधान सभा में भेजने के लिए लोग क्या क्या किए आप सामने देख रहे हैं कि एक सीट से MR जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया। फिर उस समय उस सीट पर उपचुनाव हुआ। जब MR जयकर इस्तीफा देते हैं फिर उस सीट पर क्या होता है? उपचुनाव होता है। क्या होता है दोस्तों? उपचुनाव होता है। और जब उपचुनाव होता है तब वहाँ से कौन चुनाव लड़ते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अंबेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए MR जयकर को इस्तीफा दिलवाया जाता है। कहाँ से? मुंबई के पूना सीट से। मुंबई के पूना सीट से उनका इस्तीफा दिलवाया जाता है। किसका? MR जयकर का। MR जयकर जब इस्तीफा दिलवाते हैं तो संविधान सभा में वो जो सीट थी वो रिक्त हो जाती है। रिक्त होने के बाद आप जानते हैं कि वहाँ पे उपचुनाव होगा, स्वाभाविक सी बात है।
फिर वहाँ पे उपचुनाव होता है। उपचुनाव में फिर निर्वाचन के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में खड़ा किया जाता है और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जीत जाते हैं। क्या होता है? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जीता जाता है उस चुनाव क्षेत्र से। जब डॉक्टर अंबेडकर उस क्षेत्र से जीत जाते हैं तब तीसरी बार ये चुनाव था उनका और डॉक्टर अंबेडकर अंतिम बार कहाँ से चुनकर आते हैं? पूना से। तो दोस्तों अब यहाँ से एक अच्छा प्रश्न जो बनता है उसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। पहली बात, यदि प्रश्न आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे? संविधान सभा में कहाँ से सदस्य वे थे? किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में? तो उसका उत्तर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि उस प्रश्न के विकल्प में पूना नहीं दिया है, पूना या बॉम्बे या मुंबई नहीं दिया है, तो आपको उत्तर लगाना है बंगाल। क्या लगाना है? बंगाल। और दोस्तों बंगाल तो प्रांत था उस समय का, लेकिन बंगाल का एक निर्वाचन क्षेत्र था जिसका नाम क्या था? जैसूर कुलना, जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो दोस्तों यदि बंगाल आ जाए ऑप्शन में, जैसूर कुलना आ जाए, तो आप इनमें से कोई एक लगाएंगे। लेकिन यदि बंगाल ऑप्शन में ना रहे, केवल मुंबई दे दे, क्या दे दे? केवल मुंबई दे दे, मुंबई दे दे, पूना दे दे, तो ध्यान दीजिएगा मुंबई प्रांत है। मुंबई प्रांत के अंतर्गत ही पूना एक निर्वाचन क्षेत्र था जहां से अंतिम रूप में चुनाव जीतकर संविधान सभा में कौन आए थे? डॉक्टर अंबेडकर। इसी सीट पर एम.आर. जयकर का इस्तीफा दिलवाया गया था बीजी खेर के द्वारा, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मुंबई के। किसके कहने पर? डॉक्टर अंबेडकर के कहने पे। और डॉक्टर अंबेडकर को कौन कहा था कि माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था बीजी खेर को, और बीजी खेर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये बात कही थी B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव ने। तो दोस्तों यदि प्रश्न आता है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, यदि बंगाल ऑप्शन में है, मुंबई और पूना नहीं है, तो आपका उत्तर बंगाल होगा। और इसके जगह पे यदि जैसूर कुलना दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल के अंतर्गत ही जैसूर कुलना एक निर्वाचन क्षेत्र था जहाँ से ये लड़े थे और चुनाव जीते थे मुस्लिम लीग की सहायता से। तो दोस्तों यदि बंगाल ऑप्शन में नहीं आता, तो आप क्या लगाएंगे? मुंबई लगाएंगे, या पूना दिया है तो पूना लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जो वास्तविक रूप में ये संविधान सभा के सदस्य रहे वो मुंबई के पूना निर्वाचन क्षेत्र से रहे। क्यों? क्योंकि बंगाल वाला जो जैसूर कुलना वाला इलाका था वो कहाँ चला गया? वो चला गया पाकिस्तान में। अब तो भारत का हिस्सा रहा नहीं, तब वहाँ से जो प्रतिनिधि चुना जाएगा उस भारतीय संविधान सभा में नहीं आ सकता, वो पद भारतीय संविधान सभा में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो निर्वाचन क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों ये रही बात डॉक्टर अंबेडकर के निर्वाचन की, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। हाँ, यदि प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ और उसमें यदि बंगाल और पूना दोनों ऑप्शन दे रहा है या मुंबई दे रहा है, तो आप उसमें मुंबई वाला ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि वास्तविक रूप में जो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे वो पूना से थे, मुंबई के पूना से थे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अंबेडकर के बारे में कुछ और देखिए, क्या ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जनक को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ये उन्हें संज्ञा दी गई है आधुनिक भारत का मनु की। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यदि पूछ लेता है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा आधुनिक भारत का जनक जो है, माफ़ कीजिएगा, आधुनिक भारत का मनु जो है उसे डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है, और आधुनिक भारत का जनक जो है उसे किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को।
आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब अंबेडकर की रचनाओं के बारे में देखते हैं। अंबेडकर की 2 रचनाएं ऐसी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अंबेडकर की 2 रचनाएं प्रमुख हैं। उन दोनों रचनाओं को हम देखते हैं। वो 2 रचनाएं कौन सी थी, आपकी स्क्रीन पर शो कर रही होंगी। कौन कौन सी रचनाएं थी? हिंदू धर्म की पहेलियाँ। क्या थी? हिंदू धर्म की पहेलियाँ। ये इनकी एक ऐसी रचना है जिसे बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्या नाम है उसका? हिंदू धर्म की पहेलियाँ के रचनाकार कौन हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, हिंदू धर्म की पहेलियाँ के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता, इसके रचनाकार हैं। किसके? हिंदू धर्म की पहेलियाँ। दूसरी जो रचना उनकी है 1940 में लिखी गई थी, वो कौन सी थी? पाकिस्तान पर विचार, थॉट ऑन पाकिस्तान। दूसरी रचना कौन सी थी? थॉट ऑन पाकिस्तान। और ये रचना कब की गई थी दोस्तों? तो आप लोगों को याद रखना है, ये रचना 1940 में की गई थी। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि पाकिस्तान पर विचार, थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 में लिखी गई थी। और ये रचना किसकी है? तो ये अंबेडकर की। तो दोस्तों, आप लोगों को इस रचना के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान और भारत के विभाजन के संदर्भ में पहले ही बता चुके थे, कुछ संकेत दे चुके थे अपने किस रचना में? पाकिस्तान पर विचार में। इस रचना में उन्होंने पहले ही कुछ संकेत दे दिए थे। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि 7 साल पहले 1947 में भारत का विभाजन हुआ। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, इसके बारे में पहले से ही संकेत कौन दे दिए थे? अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक हैं। और अपनी किस पुस्तक में? पाकिस्तान पर विचार 1940 में जो उनके द्वारा लिखी गई थी, इसमें उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस बात से आकलन कर सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने बड़े बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने 7 साल पहले ही ये बात कह दी थी जो 7 साल बाद होने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े बुद्धिजीवी थे। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BG खेर, MR जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया। इतना सब कुछ करने का कारण यही था कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे और बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे। और उनका जो योगदान था संविधान में, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में उन्हें जाना जाता है और इसीलिए उनको संविधान सभा में लाने के लिए लोगों ने इतना कुछ किया। तो दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंतिम प्रारूप को विधेयक बिल के रूप में पेश किया। उसका नाम था, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949। ये तिथि महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? ये तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था इसी तिथि को। किस तिथि को? 26 नवंबर 1949 को। ये तिथि याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 26 नवंबर को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। संविधान दिवस के रूप में। तो आप लोगों को याद रखना, यदि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान दिवस के बारे में आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसके पहले, संविधान दिवस के पहले इसे किस तिथि के रूप में मनाया जाता था? ये जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं कि ये 26 नवंबर 1949 की तिथि एक महत्वपूर्ण तिथि है, एक ऐतिहासिक तिथि है। इसी तिथि के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसका जो पूरी प्रारूप तैयार हुई, तो उस प्रारूप को एक बिल, एक विधेयक के रूप में संविधान सभा के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने रखा। कौन रखा? डॉक्टर अंबेडकर ने।
क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक विधेयक एक बिल के रूप में रखा। तो दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो विधेयक के रूप में प्रारूप रखा गया था, अंतिम प्रारूप जो विधेयक या बिल के रूप में रखा गया था, पेश किया गया था संविधान में या पूरा स्थापित किया गया था संविधान में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये एग्जाम में बड़ी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये एक सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। क्या कहते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों ये जो बातें लिखी गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, इसी नाम से अंतिम प्रारूप संविधान सभा का विधेयक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे पेश किया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से बिल किसने पेश की थी संविधान सभा में? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया था। और बात आती है कि इसे किस तिथि को पेश किया गया था? तो जिस तिथि को हमारी संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी तिथि को 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन अंतिम दिन ये इसी दिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन इस बिल को अंतिम प्रारूप के रूप में द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड इसका नाम था। इसी नाम से उन्होंने संविधान सभा में पेश किया। तो दोस्तों जब इसे पेश किया गया तो बहुत बड़ी बात यह है कि उसे उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों उसे अंतिम प्रारूप को उसी दिन स्वीकार कर लिया गया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और जब संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया तो हमारा संविधान क्या हो गया? अधिनियमित हो गया। दोस्तों क्या हो गया? अधिनियमित हो गया, मतलब एक अधिनियम का रूप ले लिया। क्या हो गया? अधिनियम। दोस्तों आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे, प्रस्तावना के आखिरी में आप लोग देखेंगे वहाँ पर लिखा है अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत, 3 शब्द लिखा है। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों वो इसीलिए लिखा है क्योंकि इसी अधिनियमित इसलिए उस शब्द उसमें लिखा है क्योंकि उसी दिन जो है पूरी संविधान सभा ने उस विधेयक को, जो उसका प्रारूप था, अंतिम प्रारूप था, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया था, उसे पूरी संविधान सभा ने उसी दिन, किस दिन? उसी दिन से तात्पर्य है 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन स्वीकार कर लिया था। कौन स्वीकार किया था? संविधान सभा ने। कौन स्वीकार किया था? संविधान सभा ने। तो दोस्तों संविधान निर्माण करने वाली संस्था थी क्या? संविधान सभा। और हमारी संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया और इसलिए वो क्या हो गया, ये जो बिल आया था, अभी तक तो ये बिल था, जब तक अंबेडकर इसे पेश किए थे, पूरे स्थापित किए थे संविधान सभा के समक्ष, तब तक ये एक क्या था? बिल था, बिल या विधेयक था, बिल या विधेयक था। लेकिन कोई भी बिल या विधेयक कब कानून बनता है? जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये जो बिल था इसे कब पेश किया गया? 1949 को। तब तक ये क्या था? एक विधेयक था, एक बिल था, ठीक। लेकिन जैसे ही इसे स्वीकार किया गया, क्या किया गया? स्वीकार किया गया। जैसे ही इसे स्वीकार किया गया, ये किसका रूप ले लिया? एक अधिनियम का रूप ले लिया, एक अधिनियम का रूप ले लिया। इसीलिए हमारे प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को हम अधिनियमित किए, आत्मर्पित किए और अंगीकृत किए। तो ये सब इसलिए उसमें उल्लेखित है। हालांकि जब हम लोग संविधान सभा पढ़ें, माफ कीजिएगा, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा,
हालांकि ये सेंटेंस काफ़ी लंबा है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, इसी विधेयक के नाम से, इसी बिल के नाम से प्रारूप जो है संविधान का अंतिम रूप में पेश किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग हमेशा कंठस्थ किए रहिएगा, याद रखिएगा। ये अक्सर बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कभी कभी कोई आपसे ये पूछ भी सकता है कि जो अंतिम बिल था उसे किस नाम से पेश किया गया था। तो दोस्तों ये जब पेश किया गया तब ये बिल था, लेकिन जब इसे उसी दिन स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, तो वो क्या हो गया, एक एक्ट का रूप ले लिया, एक कानून का रूप ले लिया। तब वो क्या हो गया, अधिनियम हो गया। अधिनियम से तात्पर्य यह हुआ कि पूरे देश में वो संविधान पूरे देश के लिए एक कानूनी तौर पे बन चुका था। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल 3 वाचन हुआ। कितना वाचन? कभी यदि पूछा जाता है, केवल वाचनों की संख्या पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कितना वाचन हुआ था, 3 वाचन हुआ था। कितना वाचन? 3 वाचन। अब बात आती है कि ये तीनों वाचन कब तक चले, ये भी तो बात आती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, संविधान में कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन। ये वाचन कब कब हुए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये 3 वाचन कब कब हुए, कौन वाचन कितना लंबा था, कितना छोटा था, कौन सा अंतिम था, कौन सा पहला था, ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो दोस्तों जो 3 वाचन हुआ था उसमें से पहला वाचन देखिए। पहला वाचन जो चला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ये क्या था, एक सबसे छोटा वाचन था। 3 वाचन थे जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सबसे छोटा वाचन था। कब तक चला? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, मतलब लगभग 5 दिन, लगभग 5 दिन। इसलिए ये सबसे छोटा वाचन। और इसमें एक चीज़ याद करने वाली बात क्या है कि ये पहला वाचन था। कैसा वाचन? पहला वाचन था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यदि पूछ देता है कि संविधान सभा का पहला वाचन कब तक चला, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। या संविधान सभा का सबसे छोटा वाचन कौन था, तो पहला वाचन सबसे छोटा वाचन था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। फिर बात आती है कि दूसरे वाचन की, तो यहाँ पे नीचे दूसरा वाचन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कि दूसरा वाचन कब तक चला। दूसरा वाचन जो चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। यह वाचन सबसे बड़ा वाचन था, बहुत लंबा चला था ये। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग 1 साल तक, लेकिन 1 साल से कुछ कम, लेकिन लगभग 1 साल तक आप कह सकते हैं। तो ये वाचन काफ़ी लंबा था। कौन सा वाचन? दूसरा वाचन। यदि पूछता है सबसे बड़ा वाचन या सबसे लंबा वाचन, तो आप लोगों को याद रखना है वो दूसरा वाचन था। वो कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद आती है कि तीसरे वाचन की, कुल 3 वाचन हुए थे, तो अंतिम वाचन को हम लोग देख सकते हैं। ये तीसरा वाचन क्या था? एक अंतिम वाचन था। ये कब से चला? 14 नवंबर 1949 से, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर, ये बार बार तिथि आपके सामने आ रही है। इस तिथि को आप लोग याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। दोस्तों अभी हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमने बताया, लेकिन संविधान दिवस के पहले इसे किस तिथि के रूप में मनाया जाता था? तो आपको बता दें, इसके पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में। अब आगे बताएंगे इसके बारे में हम, जब आगे वीडियो में चर्चा होगी कि विधि दिवस कब तक मनाया गया, फिर संविधान दिवस कब से शुरू हुआ, किसके जयंती पे शुरू हुआ, ये सब बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये आखिरी वाचन था। कैसा वाचन था? आखिरी वाचन, तीसरा और आखिरी वाचन था। और सबसे लंबा वाचन दूसरा था, सबसे छोटा वाचन पहला था। और जो तीसरा वाचन चला था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। आइए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। हम बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। किस तिथि को दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से, मतलब कोई भी चीज़ इसमें बाकी नहीं थी, पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया। 3 शब्द ध्यान रखिएगा, ये आपकी प्रस्तावना में भी उल्लेखित है दोस्तों। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये तीनों शब्द आपकी प्रस्तावना में भी उल्लेखित हैं और ये तिथि भी उल्लेखित है आपकी प्रस्तावना में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो आपको ये तिथि और ये तीनों शब्द जरूर मिलेंगे। आप देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी प्रस्तावना है उसमें ये तीनों बातें कहाँ लिखी हैं? उसमें लिखा है जैसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये कोष्टक में है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों शब्द और ये जो डेट है, ये तिथि है, ये इसका उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में भी है। हालांकि जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक उसके पहलू पे, एक एक तथ्यों पे पूरी तरह से डिटेल में जानकारी लेंगे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ ये किताबों में शायद ही आपको मिले, क्योंकि सभी फैक्ट्स आपको बुक में नहीं मिलेंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी। इसलिए दोस्तों ये जो तथ्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको केवल ऊपरी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ पूरी गहराई से, मैं नहीं चाहता कि संविधान सभा से कोई भी ऐसी टॉपिक हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अधूरी रह जाए। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको सभी तथ्य मिल जा रहे हैं, कोई भी तथ्य अधूरा नहीं है। यदि कोई तथ्य रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा और हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। क्या आंशिक रूप से? इस शब्द पे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? आंशिक रूप से। आंशिक मतलब कुछ अंश, संविधान का कुछ अंश जो अत्यंत महत्वपूर्ण था उसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू कर दिया गया। किस दिन? जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन संविधान सभा में अंतिम प्रारूप का बिल जो पेश किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसी दिन और उसी दिन स्वीकार भी किया गया था और उसी दिन आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया था। आंशिक रूप से जिस दिन संविधान को लागू किया गया था उस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे दोस्तों। आंशिक रूप से लागू संविधान में कुल 16 अनुच्छेद शामिल थे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं किताबों में आपको ये 15 अनुच्छेद मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 394 समेत पूरे 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो अत्यंत आवश्यक थे उस दौरान लागू करने के लिए, उन्हें लागू कर दिया गया था। तो एग्जाम में यदि कभी पूछता है कि आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया था, तो आप लोग इस तिथि को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। यदि एग्जाम में पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था, ऐसा करके उसके बाद विकल्प देगा, तो आपको टिक लगाना होगा आंशिक रूप से। कैसा? आंशिक रूप से। किस तिथि को? 26 नवंबर 1949। दोस्तों मैं बहुत ही आराम से एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बार बार सुनने से आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें जाकर सेट हो जाएंगी और जब आप एक दो बार उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो आपको भली भांति पूरी तरह से स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी और जितने भी कन्फ्यूजन अभी तक संविधान सभा में आपके पास रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी कन्फ्यूजन धीरे धीरे क्रम से ख़त्म होते होंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया था। इसमें कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद। अब हम लोग देखते हैं कि 16 अनुच्छेद कौन से थे। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो 16 अनुच्छेद कौन कौन थे। तो दोस्तों उस 16 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद जो था अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6,
अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। अब बात ये आती है कि ये अनुच्छेद में क्या बातें कॉमन है। दोस्तों ये इतने अनुच्छेद जो आपको दिखाई दे रहे हैं 9 तक, ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। किससे दोस्तों? नागरिकता से। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? जल्दी से बताइए। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में। अनुच्छेद किस से कितने तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि अनुच्छेद 5, जैसे अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। तो इस तरह से ये जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण थे उस दौरान, हालांकि उस समय प्रवास बहुत तेज़ हो रहा था, भारत से लोग पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान से लोग भारत जा रहे थे, और मतलब इधर के लोग कुछ उधर जा रहे थे, उधर से लोग कुछ इधर आ रहे थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये सब अनुच्छेद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थे नागरिकता से संबंधित, इन्हें लागू करना उस समय अत्यंत आवश्यक था। इसलिए 16 अनुच्छेदों में से नागरिकता के 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद महत्वपूर्ण थे। इन 5 नागरिकता से 5 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। वो अनुच्छेद कौन से थे? आपकी स्क्रीन पर पूरी तरह से स्पष्ट लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। तो दोस्तों ये बात हुई नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को लागू करने की। अब बताती है कि ये 5 अनुच्छेदों के अलावा 11 कौन से ऐसे और अनुच्छेद थे जिन्हें लागू किया गया था। तो दोस्तों हम उन्हें भी देखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद 5 अनुच्छेदों के अलावा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में जो प्रावधान उल्लेखित है वो अनुच्छेद 60 में था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा कि 24 जनवरी 1950 को उन्हें राष्ट्रपति चुना गया, तो उनकी शपथ लेना था। तो शपथ का जो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रावधान है उसे भी उसी दिन लागू किया गया, आंशिक रूप से जिस दिन लागू किया गया था। किस दिन लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है पहले से काफ़ी बदल चुका है, वो नए नए प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप हमेशा स्मार्ट स्टडी करिए, हमेशा अपने आप को स्मार्ट रखिए पठन पाठन के क्षेत्र में, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न है, जो तरीका है, उन सब में बदलाव हो रहा है। आप एग्जामिनर जो है उसके माइंड को पढ़िए कि वो किस प्रकार के प्रश्न बना रहा है। तो दोस्तों कुछ भी संभव है, किसी प्रकार का भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, इसलिए आपको ब्लैंक नहीं होना है। किसी टॉपिक को पढ़िए तो पूरी तरह से उसके बारे में गहन नॉलेज रखिए, ताकि आने वाले समय में यदि कोई भी उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो वो क्वेश्चन आपसे अछूता न रहे। दोस्तों मेरा यही प्रयास है कि जितनी भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी टॉपिकों को पूरी तरह से एक एक बातों को स्पष्ट रूप से डिफाइन करूंगा। केवल आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य का फल काफ़ी मीठा होता है। तो दोस्तों यदि उस फल को आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ आप पूरी तरह से धैर्य बना के शांतिपूर्वक पेन कापी लेकर बैठ जाइए और एक एक बातों को स्पष्ट रूप से सुनिए, अपने जहन में बैठाइए और उसे बार बार रिवाइज करिए। और मैं खुद शब्दों को बार बार रिवाइज करता हूँ, ताकि आने वाले समय में जब आप उसे रिवाइज करें, एग्ज़ाम नज़दीक हो फिर रिवाइज करें, तो वो आपके जहन में इस प्रकार से बैठा रहे कि वो आप भूलने ना पाएँ। और आने वाले एग्ज़ामों में जब इस प्रकार से आप सही प्रश्न करेंगे तो देखिएगा, मानिएगा, यकीन मानिएगा दोस्तों, आपकी जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में किस बात का उल्लेख है? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी कभी प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान में इसका उल्लेख है। किस अनुच्छेद पे? अनुच्छेद 324 में।
अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का जो है चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद उस समय के थे उनको लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। हालांकि पूरी तरह से उसी दिन लागू किया जा सकता था, लेकिन बाद में उसे कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से इस संविधान को हमारे लागू किया गया। उसे रोक कर रखा गया था क्योंकि 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उस दिन जो है उसे लागू नहीं किया गया। जबकि उसे कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया, लेकिन आंशिक रूप से लागू किया गया। पूर्णतः यदि पूछा जाए कि कब लागू किया गया, तो पूर्णतः 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया था, पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और उसे इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1950 जो है एक ऐतिहासिक तिथि है। इसी वजह से संविधान को उसे रोका गया था। उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या कारण था जिसे उसी दिन लागू नहीं किया गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और दोस्तों अनुच्छेद 393। और एक आखिरी अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 394, उसको भी इसी दिन लागू किया गया था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ये बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद थे, कुल 16 अनुच्छेद थे जिन्हें आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। दोस्तों यकीन मानिएगा, ये जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद ही किसी किताब में ये सब फैक्ट्स मिलेंगे। दोस्तों बहुत सारी किताबों को, यदि आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, बहुत सी किताबों को पढ़ेंगे, तभी जाकर के आपको इस प्रकार के फैक्ट्स मिलेंगे। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो किताबों में उल्लेखित नहीं हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं सभी जगह से, कई स्रोत से इस चीज़ को इकट्ठा करके स्वयं पढ़ा हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने अपने ज्ञान का प्रसार कर रहा हूँ। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में आप जानिए, क्योंकि संविधान या राज्य व्यवस्था जो हमारे देश की है वो एक ऐसी टॉपिक है जिसे हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि हम उस देश में निवास करते हैं, जिस देश का संविधान हमारे ऊपर लागू होता है, उस देश के संविधान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आती हैं। दोस्तों इसलिए संविधान पढ़ना सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें नहीं पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें संविधान को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ यदि आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो ये भी एक गलत बात है। दोस्तों संविधान पढ़ने से हमें बहुत सी हमारे देश के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उसके बाद संविधान हमें एक बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। और संविधान एक ऐसा विषय है या एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जिसके बारे में हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों यदि हमारे आसपास के जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं तो एक अच्छे नागरिक की यही पहचान होती है कि संविधान के जो अधिकार हैं लोगों को बताएं कि यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो किस प्रकार से न्यायालय में जाया जा सकता है, न्यायालय से उन्हें शरण ली जा सकती है और न्यायालय से उन्हें न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसलिए संविधान को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और इसी प्रकार से आप डेली इसी समय पे आप लोग आ जाया करिए, हम बेहतरीन तथ्य आपके सामने रखेंगे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तथ्य और है। और आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि कोई कमी है तो उस कमियों को बताएँ ताकि हम लोग इसमें सुधार करें और बेहतर कर सकें। दोस्तों हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। गलतियां करनी चाहिए लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। गलती नहीं गलतियां करिए लेकिन एक ही गलती बार बार न करिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 394 जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अंतिम ऐसा अनुच्छेद था जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ये भी एक 16वां अनुच्छेद था। कौन सा था? 16वां अनुच्छेद था जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो ऊपर के जितने अनुच्छेद अभी हम लोगों ने 15 पढ़े, अनुच्छेद 394, तो इन सभी अनुच्छेदों को आप लोग अपने
मस्तिष्क में रखिएगा। एग्जाम में कभी पूछ सकता है 4 विकल्प देकर कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया था। तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। 16 अनुच्छेद आपके स्क्रीन पर अभी दिखा, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर हमारे इस वीडियो का और पिछले सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और उस PDF के माध्यम से आप अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिसे आप बार बार रिवाइज करके संविधान के जो महत्वपूर्ण संविधान सभा के संबंधित तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं आगामी एग्जाम और रोचक जानकारी के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ये तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जामों में बार बार पूछी जाती है कि हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1949 को। दोस्तों गणतंत्र क्या होता है? प्रश्न ये भी आता है, गणतंत्र क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष मतलब जिस देश का सर्वोच्च पद हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति। हालांकि पावर तो राष्ट्रपति के पास नहीं है, राष्ट्रपति के लिए रबर का मुंह है, इस तमाम प्रकार के जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सजावटी फूल कुछ लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो संवैधानिक प्रधान हमारे देश का सर्वोच्च है वो राष्ट्रपति है। और यदि किसी भी देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है, सर्वोच्च पद होता है, यदि उसका निर्वाचन होता है तो वो देश एक गणतांत्रिक देश कहा जाता है। तो दोस्तों भारत कैसा देश है? एक गणतांत्रिक देश है जिसे गणतंत्र घोषित किया गया है। तो गणतंत्र इसे कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारा देश एक गणतंत्र है, लेकिन क्या ब्रिटेन एक गणतंत्र है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। संविधान बनने में लगा कुल समय, ये एक छोटा बच्चा भी हमेशा इसे याद रखता है। दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये इतने दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन जो है गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो राजा का पद है, देश का सर्वोच्च जो पद है, हालांकि उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ नहीं होती, हमारे राष्ट्रपति की तरह ही उसके पास शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ तो नाम मात्र की होती हैं, लेकिन संवैधानिक प्रधान वो होता है। लेकिन जो वो संवैधानिक प्रधान है, जो सम्राट वहाँ का होता है, वो वंशानुगत होता है। उसकी कोई भी चुनाव पद्धति के द्वारा वो नहीं आता, उसका चुनाव नहीं होता। वो जो क्या होता है? वंशानुगत है, अर्थात उसके वंश के अनुसार वो पद प्राप्त होता जाता है, उसके उत्तराधिकारी को उसका पद मिल जाएगा। तो इस तरह से जो गणतंत्र है, और भारत एक गणतंत्र है और ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, लेकिन ब्रिटेन लोकतंत्र है। लेकिन भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। उन सब चीज़ों पे हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके पूरी पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे। वास्तव में दोस्तों बता रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ बने रहें तो आप लोग एक दिन बहुत ही गहन नॉलेज आपके पास हो जाएगा संविधान का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उस कमी को सुधार करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आगे भी हम इसके अगले वीडियो को लेकर आएंगे। अभी संविधान सभा दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि हम छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा फैक्ट लेते हैं। हालांकि वीडियो भले बड़ा बन जाए, लेकिन उसको विधिवत आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, ताकि आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे आप अपने मित्र के या फिर किसी और व्यक्ति का नाम कभी याद किए हैं? क्या किसी कॉपी पे लिख कर याद करते हैं कि हमारा मित्र जो है शुभम शुभम शुभम? ऐसा तो कभी याद किए नहीं होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें किसी अपने मित्र की या किसी का नाम कैसे याद होता है? जब हम उस शब्द को बार बार सुनते हैं, उसके नाम को बार बार सुनते हैं, तो हमें याद हो जाता है कि इनका ये नाम है, उस नाम से हम परिचित हो जाते हैं। तो दोस्तों इस यही कारण है कि मैं अपने इस वीडियो में या पिछले वीडियो में बार बार आंकड़ों को, शब्दों को रिवाइज करता हूँ, दोहराता हूँ, ताकि वो आप लोग बार बार सुने और वो चीज़ें आपको याद हो जाएं। और आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये शब्द हमने सुना है। और जब ऐसी बातें आती हैं तो वो शब्द हमारे जहन में जल्दी बैठते हैं, जल्दी याद होते हैं। इसलिए दोस्तों हम बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। तो दोस्तों
इस तरह से हम कुछ और नए तथ्य, नए आंकड़े, रोचक जानकारियाँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण होगी, और बहुत सी जो जानकारी मिलती है रोचक, जो हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। एक नागरिक होने के नाते हमें उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब कल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इस वीडियो को, आगे की जो चर्चा है वो कल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।